अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक बेसिकली मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में काम आता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट के अंदर या प्रोबेबिलिटी की जो फील्ड है, इस फील्ड में बायनोमियल का ये जो फार्मूला डिज़ाइन किया गया है, इसने इस टॉपिक को मज़ीद कॉम्प्रिहेंड करा है, इसको मज़ीद वास्ट बनाया है और मज़ीद टेक्निकल जो कैलकुलेशंस हैं अपना प्रोबेबिलिटी की, उसको सॉल्व करने में जो है वो आसानी पेश आई है इससे। इसकी जो डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है, अगर हम इसको पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट और सर्वे दैट इज़ रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। देखें, बायनोमियल जैसे कि इसके नाम से ही ये बात वाज़े है, बाय मतलब दो, तो कोई भी ऐसे आउटकम्स या कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात पे जो है वो बेस करती हो, या तो सक्सेस या फेलियर, तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ की कैलकुलेशन को हम बायनोमियल कहते हैं। कोई भी ऐसा आउटकम जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो आंसर्स आ सकें, या तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर सक्सेस और फेलियर, या कॉइन्स की बेहतरीन एग्जाम्पल है या तो हेड या टेल, ठीक है, या तो अलाइव या डेड। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल इस तरह की होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम्स आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, इस फॉर्मूले को। अब दो से ज़्यादा जो आउटकम्स आ सकें, उन कंडीशंस में बायनोमियल अप्लाई नहीं होता। तो इस बात को अपने जहन में रखते हुए चलेगा कि ये टूल आपने कहाँ अप्लाई करना है। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टूल आपने सिर्फ और सिर्फ उन कंडीशंस में अप्लाई करना है जहाँ पर आउटकम्स सिर्फ और सिर्फ दो आ सकें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस और फेलियर। सबसे आसान एग्जाम्पल समझने के लिए इसको, हमारे पास कॉइन्स की मिसाल मौजूद है कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास में हेड आता है या हमारे पास में टेल आता है। बायनोमियल का जो फॉर्मूला है वो ये हमारे सामने लिखा हुआ है, NCR मल्टीप्लाइड बाय, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, NCR इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय P की पावर R मल्टीप्लाइड बाय Q की पावर N माइनस R। अब ये P, Q और R को समझना है हमें यहाँ पे कि ये P क्या है, ये Q क्या है और ये R क्या चीज़ होती है। तो देखें, याद रखिएगा कि P जो है वो सक्सेस है बेसिकली, Q जो है वो फेलियर को रिप्रेजेंट करता है, और जब सक्सेस और फेलियर दोनों आपस में, अगर हम इन दोनों के को आपस में ऐड कर दें तो ये हमेशा इक्वल टू 1 होगा, कि सक्सेस की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, हम ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो जब भी हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को आपस में प्लस करेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। ये चीज़ याद रखने की है, बहुत अहम पॉइंट है, इसको कभी भी अपने जहन से मत निकालिएगा कि P और Q के जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो ये हमेशा 1 बनेगा। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास में N हमें दिया हुआ है। N जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम कितनी बार जो है वो कहने के अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसकी आसान मिसाल इस तरह से हो सकती है कि भाई अगर आपको ये बोला जाए कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो देखिए आउटकम्स तो दो ही आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये बेसिकली बायनोमियल से सॉल्व हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉइन को टॉस कितनी बार किया जा रहा है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि कॉइन को मैंने 10 बार टॉस करा, तो भाई मैं उसको 10 बार टॉस करूँ या मैं 100 बार टॉस करूँ, आउटकम दो ही आने वाले हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
लेकिन जितनी बार टॉस किया जा रहा है वो आपका एन कहलाता है। अगर वो बोलते हैं कि कॉइन को 2 बार टॉस करा है हमने, तो बेसिकली ये हो जाएगा नंबर ऑफ, सो कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, कि कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट दोहराया जा रहा है। कॉइन को 4 बार टॉस करा तो एन हमारा 4 हो जाएगा, कॉइन को 15 बार टॉस करा तो एन हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट, वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जितनी बार अटेम्प्ट किया जा रहा है वो कहलाता है आपका एन। और बच गया आपके पास में आर। तो आर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, आर यहां पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ट्रायल्स, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ट्रायल्स। नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ट्रायल्स से मुराद ये है बेसिकली कि आपसे जो सवाल पूछा गया है उसमें किस पर्टिकुलर आउटकम के बारे में पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ भाई कि मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, अब कॉइन टॉस करने के बाद मुझे ये बताएं कि कितने, अगर एक कॉइन टॉस किया है तो हेड आने के चांसेस क्या हैं। तो हेड आने के जो चांसेस होंगे वो आपका आर हो जाएगा, जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं सवाल में जिसके बारे में पूछा जाता है वो आपका आर हो जाता है। थोड़ा और आसान करते हैं इसको। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने 4 बार कॉइन टॉस करा और मुझे ये बताएं कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एन तो मेरा 4 हो गया क्योंकि मैंने टोटल जो क्या कहते हैं कॉइन टॉस करा है वो 4 बार करा है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि 3 बार हेड आने के चांसेस, तो जो 3 होगा बेसिकली वो मेरा आर हो जाएगा। इन शॉर्ट जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए वो आपका आर होता है, और एक्सपेरिमेंट जितनी बार अटेम्प्ट किया जाता है वो आपका एन होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेगा आप लोग। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें मज़ीद ये टॉपिक जो है वो क्लैरिफाई हो और हम इसके अंदर कमांड हासिल कर सकें। कई मिसालें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल नंबर 1, कॉइन्स की क्योंकि बात कर रहे थे ऊपर हम मुसलसल, तो सबसे पहले कॉइन्स की मिसाल को सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलेंगे लेके इसको। देखें, इन्होंने ये बात बोली कि एक सवाल बोला, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक कॉइन को हमने 4 बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। सबसे पहले पूछ रहे 3 हेड्स, कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब अगर इस सवाल में सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्सपेरिमेंट जितनी बार किया जाता है वो आपका एन होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमने कॉइन जो टॉस किया है वो टोटल 4 टाइम्स हमने कॉइन टॉस किया, तो हमारा एन हो जाएगा 4। ठीक है भाई। दूसरा हमने ये बोला कि जिस आउटकम्स की वो बात करेगा वो आर होता है। उसने बोला ए पार्ट में कि 3 हेड्स, तो आर हमारा हो जाएगा 3। भाई जिस चीज के बारे में पूछता है वो आपका आर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पी और क्यू क्या होगा, सक्सेस और फेलियर क्या होगा। सवाल में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, सवाल में जिस आउटकम की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, वो सक्सेस होगा, और जो उसका ऑपोजिट होगा वो फेलियर होगा। अब जैसे कि इस सवाल में हेड के बारे में पूछा जा रहा है पार्ट ए में, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पी है, जो सक्सेस है हमारा, वो सक्सेस बेसिकली क्या है, हेड है, क्योंकि हेड के बारे में पूछ रहे हैं। अगर टेल के बारे में पूछता तो सक्सेस टेल हो जाता है। जैसे कि पार्ट बी में देखेंगे टेल के बारे में पूछ रहे हैं, तो पार्ट बी जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा जो पी है वो टेल हो जाएगा। तो भाई जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है वो हमारा सक्सेस होता है, और उसका ऑपोजिट हमारा क्यू होता है। तो फेलियर हमारा यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल के अंदर टेल। इस बात को याद रखना है आपने
कि जिस पर्टिकुलर आउटकम के बारे में पूछा जा रहा है वो सक्सेस है और उसका ऑपोजिट टेल है। और ये भी याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम्स आ सकते हैं, क्योंकि बायनोमियल है, या तो हेड या टेल, या सक्सेस या फेलियर, या अलाइव या डेड, या पास या फेल। तो सिर्फ दो ही आउटकम्स आएंगे, दो के अलावा मजीद आउटकम्स नहीं हो सकते। और जिस उन दो में से जिसके बारे में पूछ रहा है वो पी है और उसका ऑपोजिट आपका क्यू हो जाता है। अच्छा, अब हेड, जैसे कि मैंने आपको यहां ऊपर बताया था कि पी जो है ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, या इसको हम कह सकते हैं, यहां पे लिख लें बेशक कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो भाई सवाल बताएं कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपसे रैंडम वेरिएबल की बात करें और रैंडम वेरिएबल के हिसाब से पूछेंगे, जब कॉइन टॉस करते हैं तो भाई हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हमें ये बात पता है कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी अगर तो फेयर कॉइन है तो 0.5 है, और अगर मैं आपसे टेल की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो भाई टेल की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 ही है। उमूमी तौर पे ये प्रोबेबिलिटी सवाल में दी जाती हैं, लेकिन क्योंकि ये सवाल कॉइन से रिगार्डिंग है और कॉइन से रिगार्डिंग एक चीज़ अंडरस्टूड है कि जब कॉइन की बात आती है तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा इक्वल होती हैं। तो हमने सवाल में लिखा हो ना लिखा हो, हम ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसे ही कि हेड के आने के चांसेस या सक्सेस के चांसेस जो हैं वो 0.5 हैं और फेलियर के चांसेस भी 0.5 हैं। अब जब आपने ये डेटा बना लिया तो आप सिंपली इसको पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूले में जब हमने इसको पुट किया, फॉर्मूला है हमारा पी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी आर मल्टीप्लाइडेड बाय पी की पावर आर मल्टीप्लाइडेड बाय क्यू की पावर एन माइनस आर। तमाम वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं। एन हमारा है यहाँ पे 4, सी आर हमारा है यहाँ पे 3, मल्टीप्लाइडेड बाय पी सक्सेस हमारा 0.5 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, और 0.5 की पावर आर का मतलब आर हमारा है 3, 0.5 की पावर 3 मल्टीप्लाइडेड बाय क्यू है हमारा, अगेन वो भी 0.5 है, और n माइनस आर मतलब 4 माइनस 3। इस सवाल में q और p जो है वो p और q जो दोनों सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। कॉइन की हद तक प्रोबेबिलिटी 0.5 रहती है। आगे मज़ीद एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये चीज़ मज़ीद अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। इन तमाम की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें 4C3 निकालना है। 4C3 निकालने के लिए अब ये आपके पास, जब ये आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो कैलकुलेटर आपके पास जिस मॉडल का है आप उसके हिसाब से देखिएगा। कॉम्बिनेशन है बेसिकली, मेरे पास ये वाला क्या कहते हैं मॉडल है। तो यहाँ पर अल्फ़ा के बटन के नीचे NCR लिखा हुआ है ये, तो मैं इसके ज़रिए करूँगा। तो मैंने पहले 4 दबाया, फिर मैंने ये वाला बटन दबाया तो C आ गया, और फिर मैंने 3 दबाया, और जैसे ही इक्वल्स टू करा तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 4। तो इस 4 को उठा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसकी जगह पे पूरे। तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू 4C3 की जगह आ गया 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.5 की पावर 3, तो ये आ गई 0.125 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.5 की पावर 4 माइनस 3 मतलब 1, तो ये हो गया 0.5। जैसे ही हमने 0.5 को मल्टीप्लाई करवाया 0.125 से और उसको मल्टीप्लाई करवाया हमने 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इसका जो फाइनल आंसर बना हमारे पास में वो बना 0.25। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कॉइन को 4 बार टॉस करें और एग्जैक्टली 3 हेड आने की जो चांसेस हैं या जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है हमारे पास। सेम इसी तरह अगर इसका बी पार्ट देखें तो यहां पे बात हो रही है 1 टेल की। आइए जरा इसको समझते हैं।
तो भाई बी पार्ट है हमारे पास में जिसमें वो बोल रहा है 1 टेल, क्योंकि सवाल वही है तो एन तो हमारा 4 ही रहेगा। कॉइन को हमने 4 बार टॉस किया था। आर हमारा 3 रहेगा, सॉरी आर यहां पे हो जाएगा हमारा 1, अब 3 नहीं रहेगा 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको बताया गया था कि जिसके बारे में पूछते हैं वो आपका आर होता है, तो 1 टेल है ना, तो आर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले सवाल में हमसे 3 हेड्स के बारे में पूछा था तो आर हमारा 3 हो गया था। यहाँ पे 1 टेल का पूछ रहे हैं तो टेल हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमने आर को 1 कर दिया। पी हमारा सक्सेस होता है और क्यू हमारा फेलियर होता है। अब सवाल में जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है वो सक्सेस होगा, तो हमारे सवाल में पूछा जा रहा है टेल के बारे में, तो यहाँ पर टेल सक्सेस है और फेलियर हो जाएगा हेड। अब आप देख सकते हैं सवाल में फ़र्क आ गया सामने खुद वाज़े तौर पे कि यहाँ पे हमसे सवाल में हेड के बारे में पूछा जा रहा था तो हमने सक्सेस बोला था हेड को। दूसरे वाले पार्ट में टेल के बारे में पूछा जा रहा है तो हमने यहाँ पे सक्सेस कर दिया किसको? टेल को। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल के हिसाब से 0.5 है और हेड के आने की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, ये फिक्स है। आगे सवालात करेंगे जिसमें ये डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, इसके बाद तमाम वही फॉर्मूले में चीज़ें हमने पुट करनी है। फॉर्मूला है हमारे पास में px इज इक्वल्स टू NCR मल्टीप्लाइडेड बाय p की पावर r मल्टीप्लाइडेड बाय q की पावर n माइनस r। तो जैसे ही हमने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करा तो ये हो गया 4c1 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.5 की पावर 1 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.5 की पावर 4 माइनस 1। अब इसको भी यहां कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4c1 हमारा आ रहा है 4, 0.5 की पावर जब हम 1 निकालेंगे 0.5 ही आएगा, और इसी तरह जब हम 0.5 की पावर अगर हम 3 निकाल लें तो ये आएगा हमारा 0.125। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो इसका जो फाइनल आंसर बना हमारे पास में वो बन गया 0.25। इत्तेफाक से इसका भी वही आंसर आ रहा है जो पीछे वाले का आ रहा था, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तीसरा देखें, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। अब कम से कम 2 हेड का मतलब क्या है? 2 से ज़्यादा हेड भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 हेड हो और हो सकता है कि हेड 4 हो जाए। कॉइन को हमने टॉस किया टोटल 4 बार, जिसमें से वो पूछ रहा है कि ये बताओ कि कम से कम 2 बार हेड्स कितनी बार आएंगे। एन तो आपका 4 ही रहेगा, एन में तो कोई चेंज नहीं है। जब बात आर की आ जाए तो भाई आर में अब यहां पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज होती हुई नजर आएंगी आपको। एटलीस्ट 2, कम से कम 2, लेकिन हो सकता है कि 3 हो और ये भी हो सकता है कि 4 हेड हो। तो आपने आर को पहले 2 रखना है, फिर 3 रखना है और फिर यहाँ पे आपको इसको 4 रखना है। पहले 2, फिर 3 और फिर 4। सवाल ये बदलता है 5 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है? तो भाई 5 और 6 पॉसिबल नहीं, क्योंकि टोटल आपने कॉइन टॉस ही 4 बार करा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये मैक्सिमम 4 तक जाएगा। अब पहले आर को हम 2 रख के देखेंगे। फॉर्मूला के हिसाब से NCR है, पहले यहीं से देख लें फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 4c2 मल्टीप्लाई, अच्छा P हमारा यहाँ पे सॉरी बताना भूल गया, हेड होगा और हेड के आने के चांसेस 0.5 हैं। Q हमारा टेल होगा और उसके आने के चांसेस भी 0.5 हैं। अब यहाँ P क्यों हेड हो गया? क्योंकि हमसे सवाल में हेड के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने 4c2 रखा, उसके बाद P जो है हमारा 0.5 है, जिसकी पावर हो गई हमारी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 जिसकी पावर हो गई 4 माइनस 2। एक कंडीशन तो ये बन सकती है।
फिर एक कंडीशन बन सकती है कि 4C और 2 के बजाय 3 आ जाए, क्योंकि 3 हेड भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का वर्ड है, तो एटलीस्ट का मतलब यही कि कम से कम 2, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा की लिमिट नहीं दी हुई थी, तो 3 भी हो सकते थे। इसी तरह ये भी हो जाएगा, और यहाँ पर 0.5 की पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और इसकी पावर 4 माइनस 3, और फिर R यहाँ पे 4 भी हो सकता है। तो जब हम 4C4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर 4 माइनस 4। अब यहाँ पे हम तीनों के आंसर्स को अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई अगर पहले वाले का आंसर हम देखें तो ये हो जाएगा 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर 4 माइनस 2 इज 2। तो जब हमने पहले वाले को सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर आ रहा है 0.375, हमने दूसरे वाले को सॉल्व करा, इसका आंसर आ रहा है 0.25, और तीसरे वाले को सॉल्व करा तो इसका आंसर आ रहा है 0.0625। ये कंडीशन भी बन सकती है, ये कंडीशन भी बन सकती है, और ये कंडीशन भी बन सकती है, क्योंकि तीनों के दरमियान और आ रहा है तो इन तीनों को आपस में हम प्लस करेंगे। जब इन तीनों को हमने आपस में प्लस किया तो इसका आंसर बन गया 0.6875। तो एटलीस्ट 2 हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी बनी है वो हमारे पास बनी 0.6875। और डी पार्ट में बोल रहा है नो हेड, तो जब नो हेड की बात आएगी, कॉइन को 4 बार टॉस करा था, N4 हेड के बारे में पूछ रहा है, तो R हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0, P सक्सेस जो है वो हेड ही रहेगा, और Q फेलियर जो है वो टेल हो जाएगा। हेड के आने के चांसेस भी 0.5, टेल के आने के चांसेस भी 0.5। जब फॉर्मूले में वैल्यूज को हमने पुट करा तो ये हो जाएगा 4C0 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर 4 माइनस 0, क्योंकि R हमारा यहाँ पे 0 है, नो हेड, कोई भी हेड नहीं, तो 0 हेड्स, या 0 हेड भी कह सकते हैं या नो हेड कह सकते हैं। तो इसके आने के चांसेस भी हमारे पास में जो बनते हैं वो बनते हैं, इसको जब हमने सबको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 0.0625। तो ये बायनॉमियल के जरिए हमने इस तरह से एक सवाल सॉल्व करके देखा। अब एक बड़ी अहम बात है, थोड़ी अजीबोगरीब सी भी है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि भाई यही तमाम काम जो हम अभी बायनॉमियल से कर रहे हैं ये हम सिंपल प्रोबेबिलिटी में तो कर चुके हैं। अगर मैं आपको ये सवाल सिंपल प्रोबेबिलिटी से करके दिखाऊं, ये सेम क्वेश्चन, तो आप देखिएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। ये रहा, यही सवाल था। 3 हेड्स की बात करें तो हमने 3 हेड वाले Na निकाल लिया। Na हमारे आ गए 1 2 3 4 ऐसे आउटकम है जिसमें 3 हेड है हमारे पास में। NS हमारा 16 है। ये सब सिंपल प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अपलोड किया हुआ है इस पे चैनल पे, आप उसको देख के समझ सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही ये चीज़ तो Na डिवाइड बाई NS 4 डिवाइड बाई 16 करा तो हमारा पहले का आंसर आ गया 0.25। आप यहाँ पर भी देखेंगे पहले का आंसर हमारा 0.25 आ रहा है। चाहे मैं इस मेथड से करूँ सॉल्व Na/NS वाले से, या मैं बाइनोमियल से करूँ तो भी 0.25 आ रहा है। फिर जब मैंने एटलीस्ट 2 हेड वाले सॉल्व करे तो ये आ रहा है 0.6875, और जब हमने इसको यहाँ सॉल्व किया एटलीस्ट 2 वाले को तो ये भी 0.6875 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है। अगर हम बात करें 1 टेल वाले की तो उसका 0.25 आ रहा था, 1 टेल वाला भी यहाँ पे 0.25 आ रहा था। इसी तरह अगर नो हेड की बात करें तो 0.0675 आ रहा है, और यहाँ पे नो हेड वाला भी 0.0625 आ रहा है। तो भाई ये काम इससे भी हो रहा था सिंपल प्रोबेबिलिटी से, ये काम हम इससे भी कर सकते हैं बाइनोमियल से। सवाल पैदा होता है कि जब ये काम सिंपल प्रोबेबिलिटी से हो सकता है तो हमने बाइनोमियल क्यों अप्लाई करा। तो भाई इसका सिंपल सा आसान अल्फाज में एक ही जवाब है सिर्फ। वो जवाब ये है कि जब कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं या 2 बार टॉस कर रहे हैं या 3 बार कर रहे हैं या 4 बार कर रहे हैं तो मैं इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि मैंने सैम्पल स्पेस बना के पूरा 16 का Na डिवाइडेड बाई NS करके करा तो हो सकता है।
लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर कॉइन 5 बार टॉस होगा तो क्या होगा? तो 32 सैम्पल स्पेस का सैम्पल स्पेस बनाएंगे या 32 आउटकम्स का सैम्पल स्पेस? काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ा के 10 कॉइन्स पे ले जाऊँ तो 10 कॉइन का जो सैम्पल स्पेस आपका बनता है ना, वो 10 कॉइन का सैम्पल स्पेस आपका बनेगा कोई 1024 आउटकम्स आएंगे उसके अंदर। तो क्या आप 10 कॉइन्स का ट्री डायग्राम बना सकते हैं और फिर उसमें से क्या वो छांट सकते हैं? पॉसिबल नहीं है भाई। तो जब ये कॉइन्स की तादाद बढ़ जाए तो उसका हरगिज़ ये जवाब नहीं कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाइनोमियल के जरिए कैलकुलेट करेंगे। बाइनोमियल हमें आसानी से बता देगा। अगर कॉइन को 10 बार टॉस किया जा रहा है तो एन हमारा 10 हो जाएगा। कॉइन को 25 बार टॉस कर रहा है तो एन हमारा 25 हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज को पुट करना है, एन या 25 आ जाएगा। जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं वो आर आ जाएगा। पी और क्यू तो यहाँ पे दोनों में सेम ही होता है, 0.5 0.5। तो इसलिए बाइनोमियल जो है ज़्यादा इफेक्टिव है। आप उसको चाहें तो सिंपल प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन सिंपल प्रोबेबिलिटी में टाइम ज़्यादा लगता है कि सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैंपल बनाने के बाद फिर आप इसको एन ए निकालेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे उसको एन एस के साथ। तो ये एक काफ़ी समझने के कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। इसी तरह एक सवाल और मज़ीद इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, फिर कॉइन की एग्जाम्पल से हट के किसी और एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अ फेयर कॉइन इज टॉस 12 टाइम। अब जाहिर सी बात आपके सामने लिखा हुआ है कि 12 बार कॉइन टॉस करना है, तो जरा इसका सैंपल स्पेस बनाइए 12 का। तो अगर 12 बार हम यहाँ पे कॉइन को टॉस करते हैं तो भाई इसका आंसर कोई आ रहा है 4096। तो 4096 डिफरेंट आउटकम्स बनेंगे। तो क्या सैंपल स्पेस ट्री डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे? तो ये कोई पूरा दिन लग जाएगा बनाने में, पॉसिबल नहीं है बनाना। तो भाई हम इसको सॉल्व करेंगे बाइनोमियल के ज़रिए। तो जब बाइनोमियल के ज़रिए सॉल्व किया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी आर मल्टीप्लाइडेड बाय पी की पावर आर मल्टीप्लाइडेड बाय क्यू की पावर एन माइनस आर। एन कितनी बार टॉस करा है हमने कॉइन को? 12 टाइम टॉस करा, तो एन हमारा हो गया 12। आर प्रोबेबिलिटी पूछ किसकी रहा है? 6 हेड्स, तो आर हो गया 6। पी हेड्स के बारे में पूछ रहा है, तो हेड हमारा यहाँ पे सक्सेस है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। क्यू इसका ऑपोजिट हमारा टेल होता है और टेल हमारा फेलियर है, तो वो भी फिलहाल यहाँ पे 0.5 ही है। तमाम चीज़ों को अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये हो जाएगा 12C6 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.5 की पावर 6 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.5 की पावर 12 माइनस 6। तो जैसे ही हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो इसका जो आंसर बना फाइनल वो बन रहा है 0.225। अब आप चाहें तो सैंपल स्पेस बनाएं इसका और सिंपल प्रोबेबिलिटी से करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। इस सवाल को सॉल्व करने में अब मुश्किल हमें 3 से 4 मिनट लगे, जबकि सैंपल स्पेस के जरिए बहुत लेंथी हो सकता था ये प्रोसेस, तो वो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, थोड़ा सा कॉइन से हटके अब जरा एक एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो ये सवाल है हमारा, इसमें ये बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन इज 0.9। कि भाई एक पेशेंट ऑपरेशन से रिकवर कर जाए उसके चांसेस हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द नेक्स्ट 7 पेशेंट्स, अगले 7 में से 5 पेशेंट्स जो ये ऑपरेशन करवाएं वो सरवाइव कर जाएं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एन और आर पे। कितने पेशेंट्स का टेस्ट होगा, कितने पेशेंट्स का ऑपरेशन होगा? टोटल 7 का। एन हमारा हो गया 7। उसमें से कितनों के बारे में पूछ रहे हैं कि सरवाइव कर जाएं? 5 के बारे में, जिनके बारे में कितने आउटकम्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो 5 आउटकम्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो आर हो गया हमारा 5। एक छोटी सी हिंट ये भी है
कि n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और r की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। और इसके बाद अब आ जाए p पे और q पर। p होता है सक्सेस, q होता है फेलियर। इस सवाल में किसके बारे में पूछा जा रहा है? आखिरी स्टेटमेंट पढ़ें। What is the probability that exactly 5 of the next 7 patient having this operation survive? Survive के बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई सर्वाइव के चांसेस कितने हैं? यहाँ ऊपर बोला गया है कि रिकवर कर जाए, सर्वाइव कर जाए, उसके चांसेस 0.9, तो P हो जाएगा 0.9। हमने जैसे कि शुरू में ये बात बोली थी कि P और Q को जब हम दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो वो 1 बनता है। तो अगर मैं 1 माइनस P करवा दूँ, मतलब 1 माइनस 0.9 करवा दूँ, तो मेरा Q आएगा 0.1। तो Q हो गया मेरा यहाँ पे 0.1। देखिए मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि कॉइन वाले में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि उसमें, क्योंकि P और Q दोनों 0.5 ही होते हैं। लेकिन अब इस सवाल में देखें कि प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है यहाँ पे एक, और पूछ किसके बारे में रहे? पूछ रहे हैं सर्वाइव के बारे में। तो सर्वाइव ही आपका सक्सेस होगा। 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द नेक्स्ट 7 पेशेंट हैविंग दिस ऑपरेशन विल नॉट सर्वाइव। यहाँ सर्वाइव की जगह मैं विल नॉट सर्वाइव लिख दूँ। तो अब सवाल ये पता होता है किसके बारे में पूछ रहे हैं? उनके बारे में पूछ रहे हैं जो सर्वाइव ना करें। तो जिनके अगर विल नॉट सर्वाइव लिखा होता तो सक्सेस हमारा हो जाता 0.1। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो सक्सेस होगा। सर्वाइव के बारे में पूछ रहा है तो सर्वाइव सक्सेस है, नॉट सर्वाइव के बारे में पूछ रहा है तो नॉट सर्वाइव सक्सेस है। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मरने वाले कैसा सक्सेस हो सकता है, विल नॉट सर्वाइव सक्सेस कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वर्डिंग के हिसाब से हमने सक्सेस और फेलियर नहीं डिफाइन करना, हमें डिफाइन करना है कि सवाल में किसके बारे में पूछा जा रहा है। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो सक्सेस है। अगर वो डाई के बारे में पूछता, मरने के बारे में पूछता, तो मरना सक्सेस हो जाता भाई। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा डेटा इस तरह से बन गया। फॉर्मूला है हमारा Px इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय P की पावर R मल्टीप्लाइड बाय Q की पावर N माइनस R। जब हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया तो ये हो गया 7C5 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 की पावर 9 माइनस 5। तो जैसे ही हमने यहाँ 7C5 निकाला तो 7C5 का हमारा आंसर आ गया 21। इसी तरह जब हमने 0.9 की पावर 5 निकाली तो इसका आंसर आ रहा है 0.590। और जैसे ही हमने 0.1 की पावर 9 माइनस 5 4 निकाली तो इसका आंसर हमारे पास में आ रहा है 0.0001। अब जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 0.00123। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन इसकी एक बार और कंफर्म कर लेते हैं ताकि कोई मज़ीद इसमें मसला ना हो। 0.9 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 की पावर को अगर हम यहाँ 4 रख लें, हाँ, तो ये आंसर इसमें यही आ रहा है। एक बार और मैंने कैलकुलेट करके देख लिया तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 5 patient will survive is 0.03. Out of 7 patient 5 will survive is 0.00123। ये इसका आंसर इस तरीके से आ सकता है। मज़ीद सवाल को क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि ये बिल्कुल हमें क्लियर हो जाए टॉपिक और आपको कोई मसला ना रहे इसमें। अब यहाँ सवाल देखें, आप बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पासिंग अ सर्टेन एग्जाम, एक स्टूडेंट के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। इसको आप कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल फॉर्म में तो वो कर सकते हैं। आप उसको 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, 0.75 आंसर आएगा, तो कोई मसला नहीं है उसमें।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द नेक्स्ट 8 स्टूडेंट्स। अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो n हो गया 8। पूछ कितने के बारे में ना, एग्जैक्टली 5 के बारे में पूछ रहे हैं, तो r हो गया हमारा 5। इसके बाद अब रह गया हमारा p और हमारा रह गया q। p होता है सक्सेस और q होता है हमारा फेलियर। अब सवाल में जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो सक्सेस होगा, तो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द नेक्स्ट 8 स्टूडेंट्स विल फेल इन द एग्जामिनेशन। पूछा जा रहा है आपसे फेल के बारे में, तो जिसके बारे में पूछते हैं वो सक्सेस है। तो फेल हमारा क्या हो जाएगा, फेल हमारा हो जाएगा सक्सेस और पास हमारा हो जाएगा फेलियर। बहुत अजीब सी बात लग रही है, उल्टा गेम चल रहा है कि सक्सेस जो है वो फेल है और फेलियर जो है पास है, कहानी उल्टी हो रही है। लेकिन भाई यही तो असल गेम है समझाने का आपको। इसमें समझने वाली बात यह है कि सवाल में जिसके बारे में पूछा जाएगा वो सक्सेस है और उसका ऑपोजिट हमेशा फेलियर होता है। तो क्योंकि फेलियर के बारे में यहाँ फेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो जब फेल के बारे में आपसे वो पूछ रहे हैं तो फेल ही हमारा सक्सेस है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ऊपर सवाल में जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो पासिंग की दी हुई है, पास होने वालों की दी हुई है। तो पास की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और 0.75। तो फेल की हो जाएगी 1/4 और 0.25। कुछ भी नहीं करना, 1 में से 3/4 को माइनस कर दें 1/4 आ जाएगा, या 1 में से 0.75 को माइनस कर दें 0.25 आ जाएगा। ये तो सिंपल सी एक लॉजिक है, क्योंकि p और q दोनों मिला के 1 बनते हैं हमेशा। फॉर्मूला है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू NCR मल्टीप्लाइड बाय p की पावर r मल्टीप्लाइड बाय q की पावर n माइनस r। ये हो जाएगा 8C5 मल्टीप्लाइडेड बाय p है हमारा 0.25, 0.25 की पावर हो गई 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.75 की पावर 8 माइनस 5। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो इसका जो फाइनल आंसर बना वो बना हमारे पास में 0.023। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 8 में से 5 स्टूडेंट फेल हो जाएं, उसके चांसेस हैं हमारे पास में 0.03। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इसका बाइनोमियल का समझ में आ गया होगा और इसमें आपको फर्दर किसी किस्म की कोई क्योरी नहीं होगी। कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई बात डिस्कस करना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, ताकि आपकी वो क्योरीज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।